बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिपिड का, ठीक है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने वैक्सीज और फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था और आज जो हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट कैटेगरी लिपिड की, दैट इज़ द टर्पिनॉइड्स। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। टर्पिनॉइड्स बेसिकली क्या है? दीज आर दी लिपिड्स। ये भी लिपिड्स होते हैं, लार्ज ग्रुप होता है लिपिड्स का, क्लियर, लार्ज और इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड का। लेकिन इनमें और बाकी जो हमने डिस्कस की है कैटेगरीज, उनमें क्या डिफरेंस है? टर्पिनॉइड्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड जो उनसे हैं उनमें क्या डिफरेंस है? टर्पिनॉइड्स बेसिकली दे आर नॉन फैटी एसिड। नॉन फैटी एसिड होते हैं, मतलब इनके अंदर फैटी एसिड की चेन एब्सेंट होती है, जबकि हमने पढ़ा था लिपिड के मोस्टली ग्रुप्स में फैटी एसिड मौजूद होते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जिसमें फैटी एसिड एब्सेंट होती है, वो ग्रुप कौन सा है? दैट इज द टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स क्या है? दीज आर दी लिपिड्स इन विच फैटी एसिड आर एब्सेंट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है जो बाकी लिपिड से डिफरेंट है थोड़ी सी, हमने पढ़ा था लिपिड जितने भी होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के मिलने से लिपिड्स बनते हैं। लेकिन टर्पिनॉइड्स जो से हैं ये डिफरेंट कंपाउंड के नहीं बल्कि एक ही यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है और इस तरह टर्पिनॉइड बना देता है। तो इनका जो यूनिट होता है सिंगल होता है, सिंगल यूनिट बार बार रिपीट होता है और रिपीट होने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड द टर्पिनॉइड्स, क्लियर। तो एक ही यूनिट जो सा है बार बार रिपीट होके वो टर्पिनॉइड्स वगैरह को बना देता है। अब उस यूनिट का नाम क्या है जो बार बार रिपीट होता है? यूनिट जो बार बार रिपीट होता है उसका नाम है आइसोप्रीनॉइड। आइसोप्रीनॉइड जो सा है वो यूनिट है किनका? टर्पिनॉइड्स का। ये बार बार एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और इस तरह हमारे पास टर्पिनॉइड्स बन जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल यूनिट बार बार रिपीट होता है, सो दे शो द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। टर्पिनॉइड्स बार बार रिपीट होते हैं, सो दे शो पॉलीमराइजेशन, कि एक ही यूनिट बार बार रिपीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग टर्पिनॉइड्स का नाम देते हैं और वो यूनिट कौन सा है? आइसोप्रीनॉइड, क्लियर स्टूडेंट। तो आइसोप्रीनॉइड बेसिकली देखें, ये एक आइसोप्रीनॉइड है, ये दूसरा आइसोप्रीनॉइड है, तीसरा आइसोप्रीनॉइड है। इस तरह बहुत ज़्यादा आइसोप्रीनॉइड जो से हैं मिलते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। इनके दरमियान क्या बन जाता है? बॉन्ड बनते जाते हैं और ये जो फिर स्ट्रक्चर हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड द टर्पिनॉइड, के बार बार आइसोप्रीनॉइड जो यूनिट है बार बार रिपीट होता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास टर्पिनॉइड्स बन जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए आइसोप्रीनॉइड बेसिकली है क्या? आइसोप्रीनॉइड की बात करें, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर 4 कार्बन पाई जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 कार्बन मौजूद होती हैं, उनकी फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। फर्स्ट और जो थर्ड वाली कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रीनॉइड। आइसोप्रीनॉइड बार बार रिपीट होने से टर्पिनॉइड्स बना देते हैं, क्लियर स्टूडेंट। कहते हैं ये जो आइसोप्रीनॉइड हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं किस प्रोसेस के जरिए? कंडेंसेशन के जरिए। कंडेंसेशन में स्टूडेंट होता क्या है एक्चुअली? जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो जब दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर आती है और दूसरी उसके साथ साथ स्मॉल स्ट्रक्चर भी बनती है। जैसे हम लोगों ने मोनोसेक्राइड के अंदर देखा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कि उसके अंदर क्या था? 2 मोनोसेक्राइड्स मिलती हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास डाइसैकेराइड बनती हैं, क्लियर। डाइसैकेराइड क्या है? एक लार्ज स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, तो ये स्मॉल होती है।
तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनती है, उसके साथ साथ ही हमारे पास स्मॉलर स्ट्रक्चर भी बनती है, ठीक है। कोई स्मॉल सा मॉलिक्यूल्स बन जाता है, कोई स्मॉल सब्सटेंस बनती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली वाटर का रिमूव होना, क्लियर। तो ये जो आइसोप्रीनाइड है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, जब दो चीज़ें मिलती हैं उसकी वजह से एक लार्ज स्ट्रक्चर बनती है, उसके साथ साथ ही हमारे पास एक स्मॉल स्ट्रक्चर भी बन रही होती है, क्लियर। तो जैसे हमने वाटर की एग्जांपल दी है, तो आइसोप्रीनाइड कहते हैं, फिर ये कंडेंसेशन के ज़रिए मिलते हैं और टर्पिनाइड्स बना देते हैं। कहते हैं टर्पिनाइड्स जब टूटते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं, इनसे हम लोग हासिल कर सकते हैं क्या चीज़, we get कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स ले सकते हैं, स्टीरॉइड, रबर एंड टर्पेन्स, क्लियर। तो कहते हैं टर्पेनाइड्स से हम लोग क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, कैरोटीनॉइड, स्टीरॉइड, रबर एंड टर्पेन्स, क्लियर स्टूडेंट। कैरोटीन क्या है, कैरोटीनॉइड बेसिकली पिगमेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है, क्लियर। रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जो प्लांट की बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो कहते हैं कैरोटीनॉइड, टर्पिनॉइड जोन से कैरोटीनॉइड प्रोड्यूस करता है। टर्पिनॉइड जोन से है स्टीरॉइड बनाते हैं, हार्मोन्स जैसे होते हैं, उसके बाद ये रबर बना सकते हैं। टर्पेन्स कहते हैं ऑयल्स वगैरह को, ऑयल्स वगैरह भी हम लोग टर्पिनॉइड से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा टर्पिनॉइड्स के रिलेटेड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टर्पिनॉइड्स, या फिर पूछा जाता है इन व्हाट वे टर्पिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिपिड ग्रुप्स, क्लियर स्टूडेंट। तो टर्पिनॉइड्स का सबसे पहले हमने बताया लिपिड होते हैं, लार्ज ग्रुप होता है लिपिड का, लेकिन ये बाकियों से किस तरह डिफरेंट है कि इनके अंदर फैटी एसिड की चेन नहीं होती और इनके अंदर जो यूनिट होता है वो बार बार रिपीट होके सिंगल यूनिट रिपीट होता है और इस तरह टर्पिनाइड बना देते हैं। सो हम लोग कहते हैं ये पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। हमने उसका बताया कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, आइसोप्रीनाइड। आइसोप्रीनाइड कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास टर्पिनाइड्स बन जाते हैं। कहते हैं टर्पिनाइड जोन से हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कैरोटीनॉइड, स्टीरॉइड, रबर और टर्पन्स, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द प्रोटीन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बेसिकली क्या है, कहा जाता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उनमें से मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद जैसे लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है और थर्ड जो ग्रुप है प्रोटीन है, तो उन सभी में से देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, दैट इज द प्रोटीन। तो बेसिकली कहा जाता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दैट इज़ द प्रोटीन। प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, क्लियर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होता है दैट इज़ द प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और बात कंपाउंड की कौन सी है, कंपाउंड कौन सा है, ऑर्गेनिक। अगर हम लोग कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है, अगर ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ ना करें फिर कौन सा होगा, वाटर। क्योंकि वाटर क्या है, हमारी बॉडी का 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को बनाने में मदद देता है। उसके बाद जो सा प्रोटीन का जिक्र होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो सा है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। तो हम लोग फिर कहते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कंप्राइजेस 50% ड्राई वेट ऑफ अ सेल। कहते हैं अगर एक सेल है उसको हम लोग डिहाइड्रेट कर दें, उसमें से पानी निकाल दें तो बाकी जो उसका ड्राई पोर्शन बच गया उनमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, उनमें से ऑलमोस्ट 50% क्या पाई जाती है, प्रोटीन।
क्लियर? अगर सेल में से पानी निकाल दें तो बाकी जो चीज़ बच जाती है उनमें से सबसे ज़्यादा 50% ऑलमोस्ट प्रोटीन पाई जाती है। तो पानी को जब हम लोग सेल से निकाल दें तो बाकी पीछे उसका ड्राई वेट रह जाता है, बाकी ऑर्गेनेल्स जो सी रह जाती हैं, क्लियर, स्ट्रक्चर जो बाकी रह जाती हैं, तो उनको हम लोग ड्राई वेट कहते हैं। तो ड्राई वेट को बनाने में 50% रोल किसका है? प्रोटीन का, और 50% बाकी का कंपाउंड्स का होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सेल जिस मर्जी टाइप का है उसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हर सेल के अंदर पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जितने भी हैं उनके जितने भी सेल हैं उन सब के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर? तो ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है बेसिकली? सबसे पहला जो मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल रोल। जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली हमारी बॉडी को बना रही होती हैं सो डैट दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को बना रही होती हैं सो डैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बनाती हैं, हमारी बॉडी को बनाने वाला ये मटीरियल होता है। कहा जाता है जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, सेल की स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी बात कर लें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल की या हमारी बॉडी की, वो किससे मिलकर बनती है? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से मिलके वो बनती हैं सो डैट हम लोग कहते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स। हमारी स्ट्रक्चर बनाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे ऑर्गेनेल की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है, उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइसोसोम है, उसके बाद गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी आपने देखा था प्रोटीन पाई जाती है। तो जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है सो डैट दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट देखें, इसका सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो कंट्रोल कौन करता है? दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। उनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब चीज़ों का ब्रेकडाउन होना या चीज़ों का बनना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज कौन करता है? एंजाइम। बेसिकली एंजाइम करते क्या है? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। इस तरह फिर हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और बेसिकली एंजाइम्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी कंपोजिशन की, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पे काबिल गौर है कि सारे के सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन है, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती। मतलब सारी प्रोटीन्स ने एंजाइम ही नहीं बनाना, बल्कि वो कुछ और भी काम कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन एंजाइम जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्लियर स्टूडेंट? तो सेकंड फंक्शन हमने बताया है कि प्रोटीन की वजह से एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड फंक्शन दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। कि प्रोटीन्स जो सी हैं वो हार्मोन्स को बनाने में भी अपना रोल प्ले करती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है हार्मोन्स की फॉर्म में, वो विद इन बॉडी होगा, बॉडी से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो हार्मोन्स कहते हैं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के इनसाइड ही रिलीज़ किए जाते हैं, बॉडी के अंदर वाले पार्ट उसको रिलीज़ करते हैं और वो बॉडी के अंदर रह के ही काम करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स बेसिकली कौन सा क्रिएट करवाता है? हार्मोन्स किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। हार्मोन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स,
प्रोटीन से, ऐसा नहीं कि सारे हार्मोन्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं, नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किन की बात करेंगे, जो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो हार्मोन जो कि रेगुलेट करवा रहा होता है हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को, डिफरेंट हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करवाता है, प्रोसेस स्टार्ट होना है, किसने कब रुकना है, ठीक है, ये सारा कंट्रोल करवाता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंसुलिन और सेकंड ग्लूकागोन। क्लियर। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीनियस है, प्रोटीनियस है मतलब प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इंसुलिन क्या करता है बेसिकली, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अप होता है, अप मतलब ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है, देन इंसुलिन सक्रीट किया जाता है पैंक्रियाज से, ठीक है। पैंक्रियाज जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो इंसुलिन रिलीज़ करवाता है, और जब इंसुलिन आता है तो वो इंसुलिन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का मैसेज देता है। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जो वो ग्लाइकोजन में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब तक हमारी बॉडी का अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ये इंसुलिन रिलीज़ होता रहता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा देन ये इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, ये सक्रीट रिलीज़ करवाना बंद कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट ही करवा रहा है ना। उसके बाद ग्लूकागोन क्या करता है, ये भी एक हार्मोन है। बेसिकली ये काम क्या करता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ठीक है, एरो शो करा कि लेवल कम हो गया है, देन अब हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। फिर क्या किया जाता है, इस ग्लूकागोन को रिलीज़ करवाया जाता है। ये भी पैंक्रियाज से ही रिलीज़ होता है लेकिन डिफरेंट सेल से। क्लियर। तो ग्लूकागोन को रिलीज़ करवाया जाता है। ग्लूकागोन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड या ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर होती है, स्टोर ग्लूकोज जिसको हमने कहा था ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ग्लाइकोजन टूटेंगे तो ये ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करेंगे ना, क्योंकि ग्लाइकोजन बना कैसे था, ग्लूकोज को उसके मॉलिक्यूल्स मिलते जाते थे और वो ग्लाइकोजन में चेंज हो रहे थे। क्लियर स्टूडेंट। तो फिर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, और ये कौन करवा रहा है, कौन रेगुलेट इस प्रोसेस को करवा रहा है, ग्लूकागोन। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा, जितनी इसकी चाहिए ग्लूकोज उतनी आ जाएगी, देन इस ग्लूकागोन को रिलीज़ करवाना बंद कर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो हम लोग इस तरह कहते हैं ये हार्मोन जो से हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट करवा रहे होते हैं। तो हमने एग्जांपल पढ़ी है कि कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बने होते हैं। एग्जांपल बताइए, इंसुलिन और ग्लूकागोन है। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है उसको कम करता है, जबकि ग्लूकागोन इसके ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होती है तो उस ग्लूकोज को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं आपने देखा उनके अंदर इंसुलिन की ही कमी होती है, तो उनके लिए तो इसीलिए उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल या शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखें प्रोटीन का, डेट इज़ द कैरियर। तो नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैरियर। प्रोटीन किसके तौर पे काम करती है, कैरियर। कैरियर किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स जो सी हैं दे एक्ट एज अ कैरियर। क्या मतलब है इसका कि ये एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाती है, कैसे, ट्रांसपोर्ट में मदद देती है। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है जो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन को और इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। लेती कहाँ से, लंग्स से।
कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन लेती है और उसको हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो यही काम करिए, कैरियर के तौर पे ही काम करिए ना। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाहर से आने वाले लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर होने में मदद देती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद दे रही होती हैं, ठीक है। तो ये कैरियर के तौर पे काम करती हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है डैट इज़ द, नेक्स्ट देखिए तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले पैथोजेंस को किल करती हैं। पैथोजेंस किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज, दैट कॉज डिजीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर हो जाएं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और ये केमिकल्स या एंटीबॉडीज़ इन ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली बनी किससे होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, पैथोजेंस को किल कर रही होती हैं। तो हम लोग कहते हैं जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में भी रोल प्ले कर रही होती है, उसमें भी मदद दे रही होती हैं। नेक्स्ट देखें तो प्रोटीन्स का जो लास्ट फंक्शन है डैट इज़ द मूवमेंट, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो सी है या डिफरेंट ऑर्गन्स या किसी भी चीज़ की बात कर ले तो उनकी मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल है, इट इज़ ड्यू टू द प्रोटीन। तो कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं या फिर जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मूव करते हैं या फिर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इनकी मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू प्रोटीन, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन, और वो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जिसकी वजह से क्या पॉसिबल है, मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, मसल्स, और आपको पता है मसल के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। इस तरह मूवमेंट होती है। उनके अंदर कौन सी प्रोटीन है, जैसे कहा जाता है एक्टिन होती है, मायोसिन होती है, इसके अलावा भी जैसे ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन है, लेकिन बेसिक रोल इनके अंदर किसका, एक्टिन और मायोसिन का। तो इन प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी के मसल जो से मूव करते हैं, और जब मसल मूव करते हैं तो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के अंदर देखें, जैसे हमारा स्टमक है, हमने कहा था उसकी वॉल्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं। जब हमने स्टमक वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था उसकी वॉल मूव करती हैं, स्टमक की वॉल मूव करती हैं, क्यों, क्योंकि वो मसल से मिलके बनी होती हैं। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल, और चूँकि स्मूथ मसल वगैरह जो से इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन की वजह से ये जो से स्टमक की वॉल्स हैं वो मूव करती हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्रोमोसोम की मूवमेंट कैसे होती है। हमने पढ़ा था क्रोमोसोम जो से एक दूसरे से डी अटैच होते हैं, अटैच होते हैं किस स्टेज पे, ठीक है, डिवीजन की किस स्टेज पे ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एनाफेज पे। क्या होता है उस वक़्त, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेंटर में अलाइन होते हैं, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली प्रोटीन से मिली होती हैं, प्रोटीन से मिलके बनती हैं। ये सेल है, ये सेल का एक पोल, ये दूसरा सेंट्रियोल वगैरह है, ये सेंट्रियोल है ये, ठीक है, और इनसे स्पिंडल्स निकली हुई है, स्पिंडल में प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं। ये स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से ये वाले जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर। तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसने करवाई, स्पिंडल ने, और ये स्पिंडल किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। उन प्रोटीन को हम लोग
ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? एट द स्टेज ऑफ एनाफेज। और इससे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए, की मूवमेंट हुई है। तो मूवमेंट जो सी हुई है क्रोमोसोम की, वो भी प्रोटीन की ही वजह से हुई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, इसकी कुछ कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स के मिलने से ये हमारी प्रोटीन बनती है, मतलब इनका जो यूनिट है वो सिंगल है। अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होते हैं, वो क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन कहा जाता है ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनती है, जिनको हम लोग अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनती जाती है। ठीक है, ये क्या है? अमाइनो एसिड, ये मिलते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह क्या बन गई है? एक प्रोटीन सी बन जाती है। क्लियर? तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन का यूनिट कौन सा है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमाइनो एसिड जो से बेसिकली इनकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की कंपोजिशन की बात करें, अमाइनो एसिड किससे मिलकर बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो एक अमाइनो एसिड बना देता है। 4 एलिमेंट्स, जैसे हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। जबकि अमाइनो एसिड में या प्रोटीन की बात करें तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं कार्बन इसके अंदर पाई जाती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन भी इनके अंदर मौजूद होती है। अमाइनो एसिड की बात करें, इसके कितने पार्ट हैं? 2। बेसिकली कौन कौन सा है? अमाइनो ग्रुप और साथ में इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो क्या है? COOH। क्लियर? तो इसका ये जनरली ये स्ट्रक्चर बनाने में ये दोनों का रोल होता है। अब स्टूडेंट कहा जाता है ये जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की बात करें तो फ्यू अमाइनो एसिड मिले तब भी प्रोटीन बन जाती है। अगर 3000 अमाइनो एसिड मिले तब भी हमारे पास प्रोटीन बनती है। और अगर इससे ज़्यादा मोर देन 300 या इससे ज़्यादा अमाइनो एसिड मिले तब भी हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन कुछ अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है, 3000 अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है, और इससे ज़्यादा मतलब प्रोटीन जो से डिफरेंट अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट से बनती है। इनके अंदर जो चेन है प्रोटीन की, उसमें जो अमाइनो एसिड है उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। अब कहा जाता है कि एक सेल के अंदर अमाइनो एसिड जो अभी तक एक सेल में डिस्कवर हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट 170 हैं। क्लियर? कि एक सेल में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 170। उनमें से 170 में से कितने हैं जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में मदद देते हैं, प्रोटीन को बना रहे होते हैं? दे आर 25 अमाइनो एसिड जो से हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। लेकिन इन 25 में से भी नेक्स्ट कहा जाता है 20 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हर प्रोटीन में ज़रूर पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हर प्रोटीन में पाए जाते हैं, जबकि 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने के काबिल हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन डिस्कवर्ड कितने हो चुके हैं? 170। इन 20 में से 10 हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और 10 जो से हम अपने फूड के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उनको हम लोग असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। ये है इसके बारे में कुछ के प्रोटीन जो से कुछ अमाइनो एसिड के मिलने से बनती हैं, 3000 अमाइनो एसिड के मिलने से बनती हैं और इससे ज़्यादा भी, मतलब नंबर जो से प्रोटीन की चेन में वो अमाइनो एसिड का वेरी कर सकता है। हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड का जो नंबर है वो भी डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। आगे फर्दर जो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होती है, इसीलिए हर प्रोटीन का अपना एक फंक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए इसके फार्मूले की तरफ। स्टूडेंट हमने बात की है कि प्रोटीन जो सी है अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है, अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है।
अमाइनो एसिड का हमने फार्मूला देखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हमने कहा इसमें अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की होती है कि कार्बन जोन सी है 4 बॉन्ड बनाती है। एक बॉन्ड जोन सा वो अमाइनो ग्रुप के साथ होता है, क्लियर, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और एक जोन से इसका हाइड्रोजन के साथ, और एक जोन से वो आर ग्रुप के साथ अटैच होता है। ठीक है, आर ग्रुप जोन सा है वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे H भी लग सकता है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट जोन सा कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो अगर आर ग्रुप डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो अटैच ग्रुप होगा उसकी बेस पे फिर हम लोग उस अमाइनो एसिड को नाम दे देते हैं। हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड की बाकी स्ट्रक्चर हर एक के अंदर सेम है, जस्ट उसके अंदर ये आर ग्रुप के डिफरेंस की वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से चेंज होता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, हमने भी बताया है कि आर ग्रुप जोन सा है वो चेंज हो सकता है, वो चेंज होता है, इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट होते हैं। आर ग्रुप CH भी हो सकता है, CH3, या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर CH3 यहाँ पे अटैच होगा तो फिर इस अमाइनो एसिड को क्या नाम देते हैं हम लोग? इट इज़ कॉल्ड एलानीन। क्लियर, तो फिर ये जो अमाइनो एसिड बनेगा इसको हम लोग एलानीन का नाम देते हैं। और अगर यहाँ पे R की बजाय H अटैच हो देन फिर वो क्या बनेगा? ग्लाइसिन। क्लियर स्टूडेंट, तो आर ग्रुप जोन से अगर वो चेंज होगा तो फिर हम लोग इन अमाइनो एसिड का नाम भी डिफरेंट रख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, जैसे अगर यहाँ पे H अटैच होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये अमाइनो एसिड का क्या नाम है? ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे CH3 अटैच होगा तो हम लोग कहते हैं ये इसने क्या बना दिया है? कौन सा अमाइनो एसिड है? ये एलानीन का। क्लियर, तो हम लोग कहते हैं आर ग्रुप की बेस पे जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें कि अमाइनो एसिड जोन से हैं वो मिलते जाते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं? एक प्रोटीन की चेन। अमाइनो एसिड, ठीक है, इनके दरमियान बॉन्ड बनते जाते हैं और इस तरह हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इसी को हमने डिस्कस करना है। हम लोग डिफरेंट 2 अमाइनो एसिड लेते हैं। सबसे पहला जोन सा है अमाइनो एसिड दैट इज़ द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हम लोग पहले लेते हैं। ग्लाइसिन का फार्मूला चेक करें। कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड थे हाइड्रोजन के। क्लियर, और यहाँ पे क्या चीज़ थी? H अटैच थी। यहाँ पे देखिए ये H है, हमने कहा था कि अगर H लगा देंगे इसके ऊपर तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। उसके बाद देखें इसके साथ ऑक्सीजन और OH ग्रुप, ये क्या है हमारे पास? किसका फार्मूला आया है? ग्लाइसिन का। लिंक करना है, इट लिंक विथ एलानीन का हम लोग फार्मूला देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इसके साथ CH3 अटैच होगा, ऊपर आर ग्रुप चेंज हो गया है, नीचे हाइड्रोजन, फिर इसके साथ क्या चीज़ होगी अटैच? कार्बन, उसके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और OH। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या बना है? एलानीन। अब यहाँ पे देखें क्या होगा? एलानीन और ग्लाइसिन के दरमियान कैसे लिंक बनेगा? ये देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोन से है वो अपना OH रिलीज़ करेगा, जबकि जो अमोनिया ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा और इन दोनों के मिलने से वाटर की फॉर्मेशन होगी। वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर, और नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर इन दोनों को मिलाने से आएगी वो यहाँ पे शो करवाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इन दोनों को मिलाने से, क्योंकि ये वाला OH और H निकल गया है, अब कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे देखिए कार्बन ने किसके साथ बनाया है बॉन्ड? नाइट्रोजन के साथ। और अब ये जो C और N के दरमियान में जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। हमने इसको अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा बॉन्ड जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर होता है, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है और C और N के दरमियान बेसिकली ये बन रहा होता है। क्लियर, तो ये क्या है? दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड जो 2 अमाइनो एसिड को मिलाने में यूज़ किया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह हुई है? जब वाटर निकलेगा और जो कार्बन, ये जो
कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका OH रिएक्ट करेगा अमोनिया ग्रुप के H के साथ, तो वाटर निकल जाएगा, पीछे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का नाम भी देते हैं। क्या मतलब है कि ये ऐसा इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ किया जाता है, वाटर को निकाला जाता है, रिलीज आउट किया जाता है। फोबिक मतलब हेट, वाटर को निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कंडेंसेशन का नाम भी देते हैं, क्यों? क्योंकि एक छोटा एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल बनता है, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद कहा जाता है ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है, इसके जो दोनों एंड्स हैं दे आर रिएक्टेंट्स, ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से अमाइनो एसिड आएगा तो अमाइन ग्रुप का H जोन सा है वो लिंक करेगा OH ग्रुप जोन सा है कार्बोऑक्सिल का, कार्बोऑक्सिल ग्रुप जोन सा उसके OH के साथ ये लिंक करेगा, यहाँ से भी वो बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर इधर से कोई अमाइनो एसिड आएगा तो ये OH ग्रुप जोन सा फर्दर हाइड्रोजन जो कि अमाइनो ग्रुप का होगा उसके साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसके दोनों जो एंड हैं दे आर रिएक्टेंट। आज चूँकि ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बना है इसलिए हम लोग इस बॉन्ड को डाइपेप्टाइड का नाम देंगे। अगर तीसरा यहाँ पे आके अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा देन हम लोग जो दो बॉन्ड बनेंगे उसको ट्राईपेप्टाइड का नाम देंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि 3 अमाइनो एसिड अटैच हो रहे हैं इसलिए 3 अमाइनो एसिड के दरमियान वो बॉन्ड बनता है, इसलिए उसको ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये था कुछ प्रोटीन के रिलेटेड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।